स्टूडेंट्स एंड वीवर्स ऑफ इन्फो चैनल अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड वीवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम नस्ट के जो टेस्ट सीरीज़ हैं इसको डिस्कस करेंगे और साथ में जो यूईटी का ई कैट है और उसमें जो एडमिशन है उसके प्रोसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो नस्ट टेस्ट सीरीज़ 2 होने जा रही है उसमें जो ई कैट का टेस्ट है उस इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट जो क्यूरीज हैं वो भी जो है आपको इसी वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से वो आपके फैमिली मेंबर्स और जो है वो आपके फ्रेंड सर्किल में जो ई कैट का जो है वो टेस्ट देंगे या जो है वो ख्वाहिश रखते हैं ई कैट का टेस्ट देने की नस्ट में और यूईटी में, या फिर इसी तरह की जो है वो रिलेटिव यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो लेना चाहते हैं, उनके लिए भी वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उनके साथ भी वीडियो जो है वो लाजमी शेयर करें। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको पता है कि इस मर्तबा जो नस्ट टेस्ट सीरीज़ है ये जो है वो मरहलों में लिया जा रहा है। 4 जो है वो इसकी टेस्ट सीरीज़ बनाई गई हैं। वैसे तो जो है वो नस्ट टेस्ट सीरीज़ जो है वो साल में 3 ही मर्तबा होती हैं, यानी कि साल में 3 टेस्ट जो है वो लिए जाते हैं, नेट 1, नेट 2 और नेट 3। लेकिन इस मर्तबा जो है वो 4 जो है वो मर्तबा ये सीरीज़ कंडक्ट की जा रही है, 4 मर्तबा ये टेस्ट जो है वो लिए जाएँगे। उसमें से स्टूडेंट सीरीज़ 1 है, ये जो है वो दिसंबर में कंडक्ट हो चुकी है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है नवंबर में कंप्लीट हुई और इसका जो टेस्ट है ये दिसंबर में जो है वो लिया गया। इसी तरह से जो टेस्ट सीरीज़ 2 है ये जो है वो फरवरी में लिया जाएगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है स्टूडेंट्स, ये रिसेंटली अभी क्लोज हुई है 13 फ़ैब को। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में अभी आपको जो है वो बताया था कि जो 13 फ़ैब है ये लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है नेट 2 की या फिर जो है वो नस्ट के सीरीज़ 2 की। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई होगी और बहुत सारे बच्चे जो है वो इसमें अटेम्प्ट करेंगे और जो है पेयर होंगे इस टेस्ट सीरीज़ 2 के अंदर। ये जो है टेस्ट सीरीज़ 2 जो है ये 26 और 27 जो है वो फ़ैब को ये लिया जाएगा। कराची कैंपस में ये टेस्ट लिया जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स क्वेटा कैंपस में ये टेस्ट जो है वो 4 एंड 5 मार्च को जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और इसी तरह से जो है वो इस्लामाबाद के कैंपसेस में भी जो है ये टेस्ट जो है वो फ़ैब में ही कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो इसका टेस्ट सीरीज़ 3 है, सीरीज़ 3 जो है इसका टेस्ट जो है वो अप्रैल में कंडक्ट किया जाएगा और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ये मार्च में होगी। अगर आप जो है वो टेस्ट सीरीज़ 3 में भी अपेयर होना चाहते हैं तो अप्रैल में उसकी तैयारी रखें। अप्रैल में जो है इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, या वो स्टूडेंट जो इस जो है वो टेस्ट सीरीज़ में अपेयर जो है वो नहीं होना चाहते या फिर जो है वो उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, वो जो है सीरीज़ 3 जो है उसमें जो है वो अपेयर हो सकते हैं, जो कि अप्रैल में जो टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है ये मार्च में होगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर आप 4th सीरीज़ में भी अगर अपेयर होना चाहते हैं, वो भी आप उसमें अपेयर हो सकते हैं। वो टेस्ट जो है वो जुलाई में कंडक्ट किया जाएगा और उसकी रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट अप्रैल में या मई में या फिर जो है वो जून में इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और जुलाई में इसका टेस्ट जो है ये कंडक्ट किया जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये 4 सीरीज़ जो है वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ की ये जो है वो इस तरह से होती हैं। तो अगर आप कोई टेस्ट मिस कर जाते हैं, अगर आपका टेस्ट कोई रह जाता है तो फिर नेक्स्ट सीरीज़ में जुलाई तक जो 4th सीरीज़ होंगी उसमें आप किसी भी टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, या अगर आपके नंबर कम आते हैं तो आप जो है वो इसके बाद वाले जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी उसमें आप अपेयर होके मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चे जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं वो भी जो है नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में वो अपेयर होके इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो है जो इम्प्रूविंग रिजल्ट होता है बच्चे का, यानी कि जिसमें मार्क्स जो है वो ज़्यादा आते हैं, जिस टेस्ट सीरीज़ में जिसका रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का होता है, नस उस टेस्ट को जो है वो कंसीडर कर लेता है।
सो ये जो है ये एडवांटेज है उन बच्चों के लिए कि जिनका एक टेस्ट सीरीज में नंबर कम आए हैं, तो फिर वो नेक्स्ट सीरीज में जो है वो अपीयर होके जो है वो इससे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स यूईटी की। सो स्टूडेंट्स यूईटी का जो एडमिशन का कंप्लीट क्राइटेरिया है और इसका जो प्रोसेस है, ये हमने कंप्लीट जो है वो एक वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां पर जो है वो वीडियो आप वो लाजमी देख लें। उसका कंप्लीट क्राइटेरिया जो है वो एडमिशन का वो आपको वहीं से पता चल जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट जो यूईटी है, इसमें एडमिशन के दो क्राइटेरिया हैं, इसमें दो जो है वो पार्ट हैं। एक पार्ट में जो है वो ई कैट का जो टेस्ट है ये जो है वो कंपलसरी है। इंजीनियरिंग के तमाम प्रोग्राम के अंदर ई कैट जो है वो लाजमी रिक्वायर्ड है, उसके लिए जो है वो आपको ई कैट लाजमी देना होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स की दूसरी कैटेगरी उनके लिए है कि जो बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग के अलावा अगर किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो उनके लिए जो है वो ई कैट कंपलसरी नहीं है, ई कैट रिक्वायर्ड नहीं है। वो विदाउट ई कैट के एडमिशन जो है वो ले सकते हैं उन प्रोग्राम में वो इंजीनियरिंग में नहीं आते। इसी तरह से उसके जितने भी प्रोग्राम है वो आप जो है वो वेबसाइट पे देख सकते हैं, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की इसके एडमिशन कब होंगे। तो स्टूडेंट्स जो ई कैट रिक्वायर्ड है, जिन प्रोग्राम में यूईटी के जिन इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जो है वो ई कैट रिक्वायर्ड है, इनकी जो रजिस्ट्रेशन है इसकी लास्ट डेट जो है वो 3 मार्च है। 3 मार्च तक आपने जो है वो कंप्लीट अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन कर लेनी है। चालान भी जो है वो सबमिट करवाना है आपने। तो इसको जो है वो कंप्लीट आपने 3 मार्च तक कर लेना है। 3 मार्च जो है वो इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद जो है वो इसका टेस्ट शुरू होगा ई कैट का। 13 मार्च से जो है वो 17 मार्च तक जो है वो इसका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा ई कैट का यूईटी के कैंपसेस में। अब बात कर लेते हैं वो प्रोग्राम जिनमें ई कैट रिक्वायर्ड नहीं है, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो एक्सटेंडेड है। वो जो है मई तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। उनके लिए जो डेट है वो एक्सटेंडेड है, वो एक्सटेंड हुई हुई है। सो ये स्टूडेंट्स यूईटी के एडमिशन के बारे में कंप्लीट डिटेल हो गई। इसी तरह से इसका जो टेस्ट पैटर्न होता है इसको भी हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट का जो टेस्ट आता है। सो ये जो है इसमें जो फिजिक्स का पोर्शन होता है ये किस तरह का होता है। स्टूडेंट्स जो फिजिक्स का पोर्शन होता है, अगर हम बात करें एमडी कैट का जो है वो एमडी कैट का जो टेस्ट है उसमें अगर फिजिक्स के पोर्शन की बात करें तो उसके कंपेरेबल यहाँ पर जो नेक्स्ट का जो टेस्ट होता है इसमें जो फिजिक्स का पोर्शन होता है काफी जो है वो टेक्निकल और थोड़ा सा टिपिकल होता है। क्योंकि जो मेडिकल में या फिर एमडी कैट में जो फिजिक्स का पोर्शन है ये बहुत जो है वो इजी बनाया जाता है कंपैरेबल टू इंजीनियरिंग फील्ड, क्योंकि उसमें जो है वो सिंपल डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। अगर हम एमडी कैट के जो है वो टेस्ट की बात करें तो उसमें जो है वो फिजिक्स के पोर्शन में सिंपल डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, यूनिट पूछे जाते हैं। इसी तरह से जो है वो फार्मूलाज जो है ये पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड और जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड डी कैट का जो टेस्ट है ये नहीं होता। जबकि अगर हम इंजीनियरिंग जो है वो फील्ड की बात करें, इंजीनियरिंग जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें जो फिजिक्स का पोर्शन बनता है ये न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। इसी तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड भी होता है और रीजनिंग बेस्ड भी ये पेपर होता है। सो हर लिहाज से जो है ये काफ़ी जो है वो टेक्निकल बनाया जाता है, टिपिकल बनाया जाता है। तो इसमें जो है वो तैयारी जो है वो आपकी 100% होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए। इसमें कोई रियायत नहीं हो सकती। एमडी कैट जो है उसमें तो जो है वो आप सिंपली जो रीडिंग करके भी जो है वो तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो है स्टूडेंट्स ई कैट का या फिर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी स्पेशली जो नस्ट का टेस्ट है इसके लिए जो है स्टूडेंट्स आपने स्पेशली भरपूर तैयारी करनी होगी और एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को डिटेल्ड में स्टडी करना होगा। हर चीज को डिटेल्ड में स्टडी करना होगा। किसी भी टॉपिक को, किसी भी जो है वो पॉइंट को आप मिस नहीं कर सकते, छोड़ के ये समझ के कि शायद ये नहीं आएगा, या फिर जो है वो इसको स्किप कर देते हैं, या फिर जो है वो आप जो है वो ये समझ के छोड़ देंगे कि यार ये टॉपिक जो है वो नेसेसरी
नहीं है। अननेसेसरी कंसीडर करके किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए ज़्यादातर जो है वो आपको डिटेल में इसमें स्टडी करनी है। अब बात कर लेते हैं इसमें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कैसे क्वेश्चन होते हैं और नॉलेज बेस्ड कैसे क्वेश्चन होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और जो है वो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन की, तो स्टूडेंट्स इसमें जो है वो जो टॉपिक जो होते हैं उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो है वो एक सवाल जो है वो अक्सर रिपीट हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूं कि द लॉ विच गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्सेस, कि यानी कि वो जो लॉ है जिसमें जो है वो फोर्स की डेफिनेशन के बारे में बताया गया, वो कौन सा लॉ है। तो ऑप्शन जो है वो चार यहाँ पर दिए गए होते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो है वो बी ऑप्शन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी ऑप्शन है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और डी ऑप्शन है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो स्टूडेंट्स, इसमें ऑप्शन डी जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये जो है वो दुरुस्त है। अगर हम देखें तो बहुत ही क्लोज जो है वो ऑप्शन है तमाम ही, क्योंकि न्यूटन्स के जो लॉज हैं इसमें हम फोर्स के बारे में तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर सवाल में आप गौर करें तो इसमें डेफिनेशन का जो है वो जिक्र हुआ है कि फोर्स की डेफिनेशन के बारे में इसमें बताया गया है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को अगर हम देखें तो उसमें हम जो है वो फोर्स को ही जो है वो पढ़ रहे होते हैं, फोर्स की डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ रहे होते हैं कि अगर कोई भी बॉडी, कोई भी जो है वो ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसके पीछे जो है वो फोर्स होती है, फोर्स की वजह से वो अपनी पोजीशन को जो है वो चेंज कर सकता है। तो ये जो है यहाँ पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में जो है वो इंडिकेट कराया गया है। तो ये अपने न्यूटन्स जो फर्स्ट लॉ है, ये ऑप्शन दुरुस्त है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, एक सवाल इस तरह भी आ जाता है, द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, डिस्टेंस जो है वो किस में मेजर होता है। अब हम जानते हैं कि ऐसा यूनिट तो इसका जो है वो मीटर है, लेकिन ऐसा यूनिट यहाँ पे नहीं पूछा गया, सिर्फ मेजर पूछा गया है। आगे ऑप्शन आप देख सकते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और ऑल ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। इसी तरह से स्टूडेंट्स एक और जो है वो सवाल मैं आपको बता देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कांस्टेंट वैल्यू, कि इनमें से किसकी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए स्पीड ऑफ लाइट, बी जो है वो कूलम्स लॉ, सी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डी जो है वो ऑल ऑफ दीज। सो अगर हम इन चारों ऑप्शन पे देखें तो हमें लगेगा कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, कूलम्स लॉ जो है इसमें भी कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू है, इसी तरह से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमें लगेगा कि तीनों ऑप्शन जो है वो दुरुस्त हैं, तो ऑप्शन डी के ऊपर हम जो है वो टिक लगा लेंगे, ऑल ऑफ दी। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, ये जो है वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सी, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्योंकि स्टूडेंट्स, अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को देखें तो वो मीडियम बेस्ड होता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट वाटर में ट्रैवल करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमने जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में और रिफ्रैक्शन में जो है वो स्टडी किया है। इसी तरह से कूलम्स लॉ में भी यही है कि अगर चार्जेस जो है वो किसी मीडियम में होंगे तो फोर्स जो है वो उससे अफेक्ट होगी। तो जो वैल्यू है कूलम्स कांस्टेंट की, वो वेरिएशन उसमें आ सकता है, वो वेरी हो सकती है। इसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट भी वेरी हो सकती है, लेकिन जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ये जो है वो सेम रहती है, ये जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये आप कब कर पाएंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपने डिटेल्ड स्टडी की हुई होगी, जब ये आसानी से आप जो है वो इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो है वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपसे जो है वो न्यूमेरिकल जो है वो पूछी जाती है, न्यूमेरिकल जो है वो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स उसमें फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, तो आपको फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए। सो फॉर्मूलाज के लिए जो है वो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि एक पूरी कंप्लीट जो है वो इंटरमीडिएट बुक की जो है वो कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो आप अपने नोटबुक पे लिख लें। हर टॉपिक का अलग जो है वो फॉर्मूला जो है वो लिखें और एक पेज के ऊपर तमाम ही जो है वो इंटरमीडिएट बुक के फॉर्मूलाज आप लाजमी लिख लें। उससे क्या होगा कि आपको आसानी से पता चल जाएगा किस टॉपिक का क्या फॉर्मूला है, उसको याद करने में आपको हेल्प मिलेगा। जब आप जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आसानी से जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो रीजनिंग क्वेश्चन है उसको भी जो है वो आप डिटेल में याद करें। इसी तरह से स्टूडेंट्स कुछ जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो है वो ट्रिक रिक्वायर्ड होती है, बहुत
मर्तबा ऐसा होता है कि कुछ सवाल या कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें फार्मूलाज जो है वो लगाकर सॉल्व करना होता है, लेकिन अगर हम उस वक्त टेस्ट के वक्त अगर फार्मूला लगा के फिर हम सॉल्व करें तो हमें वक्त लग जाता है। तो वहां पे फिर हमें टाइम मैनेज करना होता है। तो टाइम मैनेज कैसे होगा? शॉर्ट ट्रिक के जरिए होगा। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है? ये शॉर्ट ट्रिक स्टूडेंट्स कुछ ऐसे जो है वो फॉर्मूलाज बनते हैं, कुछ ऐसे जो है वो ट्रिक्स होती हैं जिससे आप आसानी से जो है वो जल्दी जो है वो आंसर निकाल लेते हैं, कंपेरेबल टू आप पूरा जो है वो कन्वेंशनल तरीके से जो है वो उसको सॉल्व करें फॉर्मूला लगा के। आप शॉर्ट ट्रिक से जो है वो एक या दो स्टेप में जो है वो आंसर निकाल लेते हैं, उसका जो है वो आंसर आपको मिल जाता है। सो ये शॉर्ट ट्रिक्स जो है ये भी आपको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसी तरह से इस तरह के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये आपको आने वाली हम वीडियोस में आपको बताते रहेंगे। इसी तरह से जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी जो है हम आपको आने वाली वीडियो में बताते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो है वो समझ में आए होंगे ये सवालात, और जो आपको एडवाइस की है और ये आपके बारे में जो हेल्पफुल मैंने टिप्स आपको बताई हैं ये जो है वो आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। इसके ऊपर उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो ज़रूर अमल करेंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।